नमस्कार। आज हम लोग बात करेंगे सर्वोच्च न्यायालय की और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सुने गए एक मामले की, और उस मामला वह संबंधित है मोहम्मद जुबैर से। मोहम्मद जुबैर का मामला क्या है और मोहम्मद जुबैर कौन है, सबसे पहले ही जानते हैं। मोहम्मद जुबैर अल्ट न्यूज़ के को फाउंडर हैं और अल्ट न्यूज़ का क्या काम है, ब्रीफली काम है इनका फैक्ट चेकिंग का। और फैक्ट चेकिंग क्या करते हैं कि कहीं से कोई जो वीडियो आता है, कोई फ़ोटो आती है, उसमें अपना विश्लेषण करके देते हैं। लेकिन इस फैक्ट चेकिंग के नाम पर बहुत बड़ा गोरखधंधा करते रहे हैं, इनका जो अल्ट न्यूज़ करता रहा है, और उसके आधार पर ही इनकी आय होती है। अभी हाल फिलहाल में इनका जिक्र इसलिए आया कि नूपुर शर्मा का मामला आप सभी को मालूम है, और नूपुर शर्मा का मामला शुरू हुआ था एक इंडिया टाइम्स नाउ की डिबेट पर रहमानी के साथ में, और उस रहमानी ने शंकर जी के लिए, बाबा विश्वनाथ के लिए, श्रृंगार गौरी मंदिर के लिए पता नहीं क्या क्या कहा था, और उस आवेश में नूपुर शर्मा ने भी कुछ कहा। यानी रहमानी ने कहलवाया ज़्यादा, नूपुर शर्मा ने कहा कम, कहलवाया ज़्यादा गया, और जो कहलवाया गया उसी को बात का बतंगड़ बना दिया गया, और उसका मुख्य किरदार निभाया मोहम्मद जुबैर ने। मोहम्मद जुबैर ट्वीट करने में माहिर हैं, हमेशा विवादास्पद ट्वीट करते हैं जिनसे अक्सर वो सुर्खियों में रहते हैं, और वो ऐसे ट्वीट करते हैं सरकारों को एम्बैरेस करने के लिए। पुलिस को टैग करेंगे, सीएम को टैग करेंगे, पीएम को टैग करेंगे, होम मिनिस्टर को टैग करेंगे, इस तरह का उनका ट्विटर का काम चलता रहता है। तो ये फैक्ट चेकिंग कम मिसलीडिंग का काम ज़्यादा चलता है। नूपुर शर्मा के मामले में जो टीवी डिबेट के सिलेक्टेड हिस्सों को काट कर और इन्होंने ट्वीट किया और ऐसे ग्रुप में भेजा जो पाकिस्तान के हैं, ब्रिटेन के हैं, अमेरिका के हैं और अरब कंट्रीज़ के हैं, यूएई के हैं, सऊदी अरबिया के हैं, कतर के हैं, इधर उधर के हैं, और उस पूरे मामले को अंतर्राष्ट्रीय बना दिया गया। और इस अंतर्राष्ट्रीय मामले में ये कहने की आवश्यकता नहीं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वामपंथ और इस्लामिक गठजोड़ रहता है और एक दूसरे के पूरक और संपूरक होते हैं। जो कम्युनिस्ट देश हैं उसमें इस्लाम नहीं, और जो इस्लामिक देश हैं उसमें कम्युनिज्म नहीं। ये एक इनकी अंडरस्टैंडिंग है, और जहाँ दोनों ही नहीं है, ना इस्लामिक कंट्री है ना कम्युनिस्ट कंट्री है, वहाँ दोनों मिलकर काम करते हैं और उस देश का सत्यानाश करते हैं। ये काम होता है, और उसकी एक कड़ी जुबैर से भी जुड़ती है, और इस तरीके से इस मामले को अंतर्राष्ट्रीय बना दिया गया। और उसमें तमाम इस्लामिक कंट्रीज़ ने भारत पर विरोध किया, कतर ने भारत के राजदूत को बुलाया, और वो एक इतिहास है। नूपुर शर्मा को पार्टी से निकाल दिया गया, लेकिन उनका सर तन से जुदा करने की धमकी उनको मिलने लगी। और यहाँ तक, अब इसको सच्चाई को ऐसे समझा जा सकता है कि नूपुर शर्मा के बयान का समर्थन करने वाले या व्हाट्सएप में, फेसबुक में, ट्विटर में फॉरवर्ड करने वाले लोगों के सर तन से जुदा हो गए। आप जानते हैं कन्हैयालाल तेली उदयपुर में और अमरावती में उमेश कोल्हे की हत्या इन्हीं कारणों से, उनका गला रेत दिया गया, सर तन से जुदा कर दिया गया। और नूपुर शर्मा को भी इस तरह की धमकियाँ मिलती थी कि बलात्कार किया जाएगा और ये कर देंगे और वो कर देंगे। और ऐसे में पूरे देश भर में उनके विरुद्ध FIR लॉन्च हो गई की भावनाएँ आहत हुई हैं एक वर्ग विशेष की। और इस तरीके से नूपुर शर्मा ने सर्वोच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की कि उनकी सारी जो FIR हैं वो एक साथ क्लब कर दी जाए और उनको दिल्ली स्थानांतरित कर दिया जाए। ये बहुत स्वाभाविक प्रक्रिया है, किसी के लिए भी हो, चाहे नूपुर शर्मा के लिए हो या मोहम्मद जुबैर के लिए हो या XYZ किसी के लिए भी हो। ये बहुत ही लॉजिकल चीज़ है कि कोई भी सामान्य व्यक्ति एक ही मुकदमे की, एक ही मामले में देश के विभिन्न हिस्सों में नहीं जा सकता, नहीं जाना चाहिए, और ख़ास तौर से तब जब उसकी जान को खतरा हो। तो नूपुर शर्मा ने तो इसलिए आवेदन किया था, लेकिन उस पर सर्वोच्च न्यायालय के 2 विद्वान न्यायाधीश, उनके नाम बताने की आवश्यकता नहीं, सब आपको मालूम है, और आजकल वो 2 न्यायाधीश विश्वविख्यात हैं, और उनकी जो टिप्पणियां हैं उनकी इतनी प्रशंसा की जा रही है। इवन तालिबान ने भी उनकी टिप्पणियों की प्रशंसा की, सारे अरब जगत ने उनकी टिप्पणियों की प्रशंसा की, और इस तरह से वो तो विश्वविख्यात हो गए। अब इसके बाद भी मामला तो बंद नहीं हुआ,
जो उनका अनुरोध था वो एज इट इज़ बना रहा और उनसे कहा गया कि ये इतना बड़ा मामला नहीं और पहले आप हाई कोर्ट क्यों नहीं गई और आप क्या समझते हैं कि आप बहुत बड़े हैं और जज छोटे हैं। इस तरह की टिप्पणियाँ जिनकी ना तो आवश्यकता थी और ना ही समयोचित था किया जाना, और दबाव बनाकर उनकी याचिका वापस करवा दी गई और उनसे कहा गया कि आप दिल्ली उच्च न्यायालय में जाकर आवेदन करिए। ये सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश कर रहे हैं। इस देश का सामान्य ज्ञान रखने वाला, सामान्य बुद्धि और विवेक रखने वाला कोई भी व्यक्ति ये बता सकता है कि जब एफआईआर तमाम सारे उच्च न्यायालय के क्षेत्रों में अगर दर्ज की गई है तो उसमें दिल्ली उच्च न्यायालय या कोई भी उच्च न्यायालय कुछ नहीं कर सकता है, उसका निर्णय पूरे भारत पर प्रभावी नहीं होगा। लेकिन न्यायाधीश मिलार्ड तो क्या कहा जाए उन पर, कुछ दिनों पहले नूपुर शर्मा ने दोबारा सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दी और उस याचिका में फिर वही बात कही गई, उसको हाईलाइट किया गया कि देखिए ऐसी ऐसी घटनाएं हुई हैं और ये थ्रेट मिल रहा है, ये है। इसके बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने, आप देखिए वही जज हैं सर्वोच्च न्यायालय के जिन्होंने पहले इतनी टिप्पणियां की थी, और अब उस टिप्पणियों पे क्या कहा जाए, कोई गिला शिकवा नहीं। कोई छोटा बच्चा भी होता है, अगर गलत काम करता है, शैतानी करता है, तो उसे थोड़ा सा गिल्टी फील होता है। इन जजों को कोई गिल्टी फील भी नहीं होता है, वो आके सामान्य ढंगों से अपना कामकाज चलाने लग गए। और ये मुकदमा भी उन्होंने देखा और इसके बाद में 10 अगस्त तक के लिए नूपुर शर्मा को राहत दी कि 10 अगस्त तक इनके विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी, किसी भी एफआईआर का संज्ञान नहीं लिया जाएगा, नई एफआईआर होंगी तो भी कोई मुकदमा दायर नहीं किया, अरेस्ट नहीं किया जाएगा। और 10 अगस्त को इनके मुकदमे की दोबारा सुनवाई होगी और जिन राज्यों में एफआईआर है उन राज्यों को नोटिस दिए गए हैं। यानी अभी जो नूपुर शर्मा की एफआईआर को एक साथ किया जाना है उस पर सर्वोच्च न्यायालय ने कोई निर्णय नहीं दिया है, सिर्फ नूपुर शर्मा के विरुद्ध विभिन्न राज्यों की एफआईआर पर एक्शन कार्रवाई को रोक दिया है। काफ़ी बड़ी तादाद में जो एफआईआर हैं वो पश्चिम बंगाल की हैं, कुछ महाराष्ट्र की हैं, जो गैर भाजपा शासित राज्य हैं उनकी एफआईआर हैं। उस पर डिसीजन 10 अगस्त को होगा। इस बीच में जो मोहम्मद जुबैर जेल में बंद थे और पुलिस को उन्होंने बयान में बताया भी कि हाँ वो ट्वीट करते हैं, पैसे के लिए करते हैं, तमाम सारे मामला सामने आए कि कैसे हवाला से उनको 2 करोड़ रुपया मिला, मनी लॉन्ड्रिंग का केस बन गया, उनसे पूछताछ चल रही थी और बहुत सारे रहस्योद्घाटन हो रहा था। पूरे जो सर्किल है, कॉकस है, उसमें खलबली मची हुई थी कि भाई ऐसा ना हो कुछ गड़बड़ हो जाए। एक वकील हैं ग्रोवर, मैडम ग्रोवर लेडी हैं, उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर की और उसे अर्जेंट हियरिंग के लिए रिक्वेस्ट की। और आप जानते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय तो हमारे यहाँ भारत का इतना महान है, 12 बजे रात में खुलता है और हर ज़रूरतमंद की मदद करता है। अब मैडम ग्रोवर ने कहा कि अर्जेंट हियरिंग के लिए याचिका है, तो फिर वो उस पर सुनवाई आज हुई और आज सुनवाई में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि जुबैर को हिरासत में रखने का, जेल में रखने का कोई अधिकार नहीं बनता, ये न्यायोचित नहीं है और उन्होंने आगे की कार्रवाई न करने का आदेश दिया। इसमें ज़्यादातर एफआईआर जो थी उत्तर प्रदेश की थी, तो और उत्तर प्रदेश सरकार ने एसआईटी बना दी थी। वो एसआईटी काम कर रही थी जिसमें बहुत सारे तथ्य सामने आ रहे थे कि कहाँ कैसे क्या घपले हुए, कैसे पैसे आए, कहाँ से कैसे लिए गए, ये सारी चीज़ें आईं। तो सर्वोच्च न्यायालय ने और ये टिप्पणी की कि दुष्चक्र है भाई गिरफ्तारियों का, कि एक एफआईआर में जमानत मिलती है तब तक दूसरी एफआईआर हो जाती है, फिर गिरफ्तारी हो जाती है। इस पर चिंता प्रकट की कि ये नहीं होना चाहिए और आदेश दिया कि इनके सारे एफआईआर को दिल्ली स्थानांतरित किया जाए। और दिल्ली आईटी सेल ने एक एफआईआर उनके विरुद्ध की थी, उस एफआईआर में सारे एफआईआर को सम्मिलित कर लिया जाए, समेकित कर लिया जाए और दिल्ली पुलिस ही इसकी जांच करेगी। यानी उत्तर प्रदेश की एसआईटी और ये वो सब बेकार, अब तक की पूछताछ कार्रवाई बेकार। अब वो जो पूछताछ हुई, जो भी कुछ हुआ है, वो दिल्ली पुलिस को दे दिया जाएगा, बात अलग है, अन्यथा वो अब तक की मेहनत सब बेकार कर दी। और इस जो बेंच थी उसमें 3 जज थे। जस्टिस DY चंद्रचूड़ वह इलाहाबाद उच्च न्यायालय से गए हैं और जस्टिस AS बोपन्ना और एक जज वही थे जो नूपुर शर्मा के बेंच में थे, सूर्यकांत। और
इन लोगों ने इस हियरिंग में ये पाया, जो वृंदा ग्रोवर हैं इन्होंने जुबैर को रिप्रेजेंट किया था, तमाम सारी दलीलें हुई और दलीलें इस ढंग से दी गई कि जुबैर एक प्रतिष्ठित जर्नलिस्ट हैं। उसमें अर्णव गोस्वामी के केस का हवाला दिया गया, कोट किया गया कि भाई देखिए अर्णव गोस्वामी के लिए ऐसा किया गया था और उनके लिए ऐसा किया गया था, तो जुबैर के लिए ऐसा किया जाए, और सर्वोच्च न्यायालय ने इसे स्वीकार किया। मीन्स उस पर सर्वोच्च न्यायालय ने कोई टीका टिप्पणी नहीं की। जुबैर के विरुद्ध ज़्यादातर जो FIR हैं वो उत्तर प्रदेश में ही थी, तो वो काम तो उनका ख़त्म हो गया। एक्चुअली जो वृंदा ग्रोवर हैं उन्होंने तो आवेदन ये दिया था कि उत्तर प्रदेश की जितनी FIR दर्ज की गई हैं उनको खारिज कर दिया जाए। मीन्स न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, आगे का मामला चलेगा नहीं। तो सर्वोच्च न्यायालय ने बस इतनी कृपा की है कि उनको खारिज नहीं किया है। अब वृंदा ग्रोवर ने तो अपने मन की भड़ास निकाली, इस पर बात करने से कोई फ़ायदा नहीं। जो भी कहा गया, जो अटॉर्नी जनरल हैं उन्होंने कहा कि भाई ये जर्नलिस्ट नहीं हैं, जिनको जर्नलिस्ट बता के ये सारी चीज़ें इनको सहानुभूति अर्जित की जा रही है, ये जर्नलिस्ट नहीं हैं। और इन्होंने पुलिस के समक्ष स्वीकार किया है कि 2 करोड़ रुपया लिया है ये नूपुर शर्मा प्रकरण में ट्वीट करने के, और पूरा एक ये स्कैंडल चला रहे हैं, पूरा रैकेट चलाते हैं, धार्मिक भावनाएं भड़काते हैं। और इन्होंने इसके पहले भी हिंदू साधु सन्यासियों को और देवी देवताओं को तमाम सारे ट्वीट इस ढंग से किए गए हैं जिनमें हिंदुओं की भावनाएं आहत हुई हैं। और अगर नूपुर शर्मा मामले की तरह लोगों की भावनाएं आहत हों तो फिर तो जुबैर का क्या होगा। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि ठीक है, अगली तारीख तक तो इन पे कुछ नहीं होगा, और आगे भविष्य में भी जो FIR लॉन्च होंगी, जब तक अगली हियरिंग नहीं हो जाएगी, इनके मामले की पूरी सुनवाई नहीं हो जाती, उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं होगी। तो ये है सर्वोच्च न्यायालय का न्याय निर्णय। और जिसे हम लोग कहते हैं कि कानून होते हैं और कई बार मैन टू मैन कानून डिफ़र करते हैं। यू टेल मी द नेम, आई विल टेल यू द लॉ। तो सर्वोच्च न्यायालय में भी यही होता है कि आप आदमी लाइए, न्याय का पैमाना बदल जाएगा, न्याय की प्रक्रिया बदल जाएगी। नूपुर शर्मा का मामला अभी भी अधर में है। 10 अगस्त को उनकी अगली तारीख लगी है, उस समय ये डिसाइड किया जाएगा कि इनकी FIR इकट्ठा की जाए या ना की जाए, और यहाँ एक झटके में इनकी सारी FIR इकट्ठा हो गई। तो ये है हम लोगों के नीलाड का काम। अब सर्वोच्च न्यायालय है, उनकी टिप्पणी पर कुछ नहीं किया जा सकता है और सभी को स्वीकार करना पड़ेगा। लेकिन कई बार ये पीड़ा होती है, सामान्य आदमी को भी ये मालूम होता है कि सर्वोच्च न्यायालय के एक ही जैसे मामलों में नीतिगत भेदभाव होता है, अलग अलग निर्णय होते हैं। हो सकता है अलग अलग पृष्ठभूमि के आए हुए न्यायाधीश हैं, अलग अलग बौद्धिक क्षमता है, अलग अलग विवेक है उनका। लेकिन इस पीठ में तो एक न्यायाधीश वो भी थे जो नूपुर शर्मा की बेंच में थे। जो भी हो, आज का ये इस निर्णय से ये ज़रूर लगता है कि न्यायालय भी कहीं ना कहीं दबाव में काम करते हैं। अब आप समझिए इसके पीछे क्या। बहुत दिनों से भूमिका बनाई जा रही थी, जितने भी TV डिबेट हो रहे थे उसमें एक समुदाय विशेष के लोग जो आते थे डिस्कशन में, नूपुर शर्मा का मामला अगर आ जाए तो फ़ौरन कहते थे कि भाई देखिए नूपुर शर्मा तो गिरफ्तार भी नहीं हुई और जुबैर जेल में है, उसको जमानत नहीं हो रही है। और एमनेस्टी इंटरनेशनल एक तरीके से एक अभियान चला रहा था भारत के विरुद्ध और जुबैर की गिरफ्तारी के विरुद्ध। एमनेस्टी इंडिया के जो अध्यक्ष हैं उन्होंने ट्वीट करके ऐसी ऐसी बातें लिखी कि इनको तुरंत छोड़ देना चाहिए और कोई कारण नहीं है। और आखिर सच अगर दिखाने में और फर्जी खबरों को खारिज करने में क्या बुराई है। जुबैर तो फर्जी खबरों को खारिज करने का काम करता था, एक फैक्ट दिखाने का काम करता था, उसके साथ ये अन्याय क्यों। और इसके साथ ट्विटर पे भी बहुत सारा ट्रेंड चल रहा था। ये है पूरा मना मस्तिष्क। और अगर ये पूरे आप उसमें जोड़ कर देखें तो इससे ये पता चलता है कि भारत की दिशा और दशा क्या है। दशा तो समझ गए, दिशा भी कहाँ है। अगर आप इसे जोड़ें, जो लोग कहते हैं 2047 में क्या होगा, 2050 में क्या होगा, समय कुछ भी लगे, एक बार जो ये दुष्चक्र चल निकला है, अगर इसे रोका नहीं गया तो जो 2047 में होने वाला है वो भले 2047 में ना हो, थोड़ा बाद में हो, लेकिन होगा ज़रूर। इसलिए सभी को इस बारे में गंभीरता से विचार करना चाहिए। नमस्ते।